Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with a new topic which is the consumption function. Beta, it is your fourth session, okay, of microeconomics chapter. So first of all, I would like to explain you that what is consumption. First of all, I would like to explain you that about the customer and consumption's relationship. ठीक है बेटा, कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है? ठीक है, कस्टमर वो होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय तो करता है बट उसको यूज नहीं करता. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसको किसी को कोई गिफ्ट देना है तो उसने उस गुड्स और सर्विसेज को बाय तो किया बट उसको यूज नहीं किया, बल्कि वो ट्रांसफर कर दिया टू द अनदर वन पर्सन. बट कंज्यूमर वो होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है और वही उसको यूज भी करता है. ठीक है, सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम. अच्छा, एग्रीगेट का वर्ड मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एग्रीगेट आपको जो है टोटल सम अप को शो कर रहा होता है. यानी आपकी इकोनॉमी में जितनी भी कंजम्पशन हुई है ड्यूरिंग अ ईयर in your country, that is called aggregate consumption. So here is written that aggregate consumption is a part of aggregate income which is spent on consumer goods. अब consumer goods कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि consumer कौन होते हैं जो कि यूज करते हैं goods खरीद कर. In this way, consumer goods are wheat, rice, clothing, car, anything which you use for your need. ठीक है, so all these goods which the people living in a country in a year, ठीक है, these are the goods which a people consume in a country within a year. This is called consumption goods. ठीक है, according to Keynes, income he refers income as a real income and consumption as a real consumption. The reason behind is that real income is the adjusted here is the inflation adjusted. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब इनकम रियल इनकम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकम जो होती है इन्फ्लेशन जो होती है वो एडजस्टेड होती है. ठीक है, सो अब ये इसका क्या मतलब है कि रियल इनकम में जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है. सो आई कैन से इट दैट इन प्रीवियस ईयर माय सैलरी इज अबाउट 50,000 rupees, and in this year my salary has been increased by 5,000 rupees and it becomes 55,000 rupees. So there is the difference of 5,000 rupees. ठीक है, लेकिन it is not real income because I have to consider inflation in this income as well. ठीक है, मुझे क्या करना होगा, इन्फ्लेशन को भी देखना होगा कि 50,000 जब मेरी प्रीवियस ईयर मेरी इनकम थी तो उस वक्त मैं जितना स्पेंड कर रही थी तो 55,000 में भी क्या मैं उतना ही स्पेंड कर रही हूँ या उससे ज्यादा कर रही हूँ या उससे कम कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 5,000 से इनकम इंक्रीज हुई है तो इन्फ्लेशन क्या 5,000 रुपीज से ही इंक्रीज हुआ है. ठीक है, अगर ऐसा है कि जो मैं पिछले साल 50,000 रुपए में जितनी चीजें खरीदती थी इस साल 55,000 में भी उतनी ही चीजें खरीद रही हूँ, उससे ज्यादा उससे कम नहीं खरीदती, दैट्स मीन द रियल इनकम इज नॉट इंक्रीज. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन भी उतनी ही क्वांटिटी में उतनी ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है. ठीक है, एंड द कंजम्पशन एज रियल कंजम्पशन, तो केन्स ने कंजम्पशन को भी रियल कंजम्पशन कहा बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व द इन्फ्लेशन एज वेल. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो अगर मैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करूं तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इनकम को मनी इनकम कहा था और कंजम्पशन को मनी कंजम्पशन कहा था. ठीक है, ये अनदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी कंजम्पशन की और उन्होंने इनकम को जो है मनी इनकम कंसीडर किया है और कंजम्पशन को मनी कंजम्पशन, जबकि केन्स ने इनकम को रियल इनकम कंसीडर करवाया है और कंजम्पशन को रियल कंजम्पशन. गॉट इट? So hopefully it is clear to you that what is consumption. Consumption वो चीजें होती हैं, वो goods and services that you are utilizing or you are using in your daily life for meeting your requirement or needs. ठीक है, now here are some determinants of consumption. First one is change in disposable income. So beta, change in disposable income are affected by measures such as pay rate and changes in rate, tax rates. As increase in household wealth may influence level of saving, then increasing consumption.
इसका मतलब बेटा ये है डिस्पोजेबल इनकम में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, टैक्सेस रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपके टैक्स रेट इंक्रीज हुए हैं तो इट विल आल्सो इफेक्टेड ऑन योर कंजम्पशन लेवल, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका इनकम टैक्स इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होगी। नाउ अनदर पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेजर न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, अगर कोई, हमेशा याद रखिएगा मेजर न्यू प्रोडक्ट क्या है, हमारी इन्वेंशन है। कोई ऐसी इन्वेंशन होना जिसकी वजह से लोग उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करें, तो उससे भी आपकी कंजम्पशन अफेक्टेड होगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर इट दैट इन्वेंशन whenever we create, so there is the reason behind it about the need, ठीक है। लोगों की जब नीड होती है, कुछ जरूरत होती है किसी चीज की, तो जाके फिर वो उस चीज को इन्वेंट करते हैं। गॉट इट? सो जब भी कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी और फिर वो इन्वेंट होगी, देन पीपल डाइवर्ट देयर प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन on that particular goods and services, so it also ultimately affected on the consumption level, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है बेटा, लेट्स सपोज कि अगर आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट हाई है, दैट मीन्स कि पीपल आर डाइवर्टेड टू सेव मोर मनी देन कंज्यूम इट, ठीक है। लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेविंग की तरफ डाइवर्ट होंगे कि ताकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिले, ठीक है, इंटरेस्ट ज्यादा मिले, और वो अपनी कंजम्पशन को कम कर देंगे। बट वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो पीपल विल बी डाइवर्टेड टू कंज्यूम मोर एंड मोर, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज प्राइस एक्सपेक्टेशन। These expectation of price increases may increase current consumption, while expectation of price reduction may have the opposite effect, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस इंक्रीज होगी इन फ्यूचर, तो आप क्या करोगे, अभी से उन चीजों को खरीद कर रखना शुरू कर दोगे। इन दिस वे यू विल इंक्रीज योर कंजम्पशन एज वेल, ठीक है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ टोमेटोज। अब आप देख रहे हो कि ईद उल अजहा का जो है सीजन आ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अब ये टोमेटोज जो है वो उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, एज यू कैन सी दैट इन एवरी ओकेजन द प्राइस ऑफ टोमेटोज हैज बीन इंक्रीजिंग। सो दैट्स व्हाई तुम क्या करोगे, ये करोगे कि उस चीज को ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी कंज्यूम करके स्टॉक करना शुरू कर दोगे। तो in this way I can say that prices, whenever there is the expectation that the prices will increase, so your consumption level will also increases, ठीक है। Now the next one is taste and attitude। बेटा टेस्ट और एटीट्यूड भी आपकी कंजम्पशन को बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको की टेस्ट चॉइसेस जो है वो सम गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करोगे। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कंजम्पशन विल आल्सो अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड एटीट्यूड्स। नाउ द अनदर वन इज एक्सपेक्टेशन। Household expectations concerning future prices, money income, and the availability of goods may have a significant impact upon current spending and saving, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरह से हैं कि जो मनी इनकम है आपकी, वो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी और आपके यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा या आपके यहाँ चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, डेयरनेस आ जाएगी यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, ऑलरेडी आप उसमें से सेव करना शुरू कर दोगे जो अभी आपकी इनकम, ठीक है। So expectation also affect the consumption indirectly, ठीक है। Now there is the consumption function. It is the main topic of your this subject. It is very important in the examination point of view, so you just listen it carefully. Consumption is a function of income, as both are positively correlated with each other. For example, as income level rises, consumption level also rises or vice versa, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि कंजम्पशन जो है वो फंक्शन है इनकम का, ठीक है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शन से आपकी क्या होगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम राइज होती है, आपका इनकम लेवल राइज होता है, तो आपकी कंजम्पशन लेवल विल ऑल्सो राइजेस। और अगर इसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप कंजम्पशन लेवल को भी अपना रिड्यूस करोगे, ठीक है। हियर इज द function. C stand for consumption and F stand for function, Y stand for income. So consumption is the function of income, ठीक है। In other words, consumption function or propensity to consume is defined as a curve which shows various level of consumption
वेरियस लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब वो बता रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन जो है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है आपकी? प्रोपेंसिटी की मीनिंग होती है झुकाव, ठीक है। यानी एक पर्सन है उसका कितनी ज्यादा प्रोपेंसिटी है कंजम्पशन की तरफ और कितनी प्रोपेंसिटी है सेविंग की तरफ, अगर वो अपनी इनकम को देखे तो सही है कि वो कितना ज्यादा कंज्यूम करता है, दैट इज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कितना ज्यादा सेव करता है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। गॉट इट? Now, according to Keynesian consumption function, expresses the level of consumer spending depend on three factors. According to Keynes, the consumption spending is depending on three factors. The first one is disposable income, which they denote with YD. Y stand for income and D stand for disposable. इसमें क्या होता है? इनकम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद जो इनकम आपको मिले दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। इसमें क्या होता है? आपके इनकम टैक्सेस होते हैं जो आपके डिडक्ट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है बेटा? ये वो कंजम्पशन होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर जॉबलेस, you do not earn a single coin in a month, ठीक है, but you have expenses and you are consuming that in that particular month, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपके पास जो है पैसे नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आप अर्न कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करोगे, ठीक है। तो दिस वन इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इन ऑटोनोमस कंजम्पशन में आपकी बेसिक नीड्स जो होती हैं वो आ जाती हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ठीक है, जिसको आपके पास अगर इनकम नहीं भी है तो आप किसी से उधार लेकर, बोरो करके किसी तरह भी वो फुलफिल करोगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस इन कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपकी चेंजिंग को शो कर रहा होता है कि इफ योर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज, देयर इज द चेंज एग्जिस्ट, सो कंजम्पशन विल आल्सो चेंज, ठीक है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी उस परसेंटेज से, और अगर आपकी जो है इनकम डिक्रीज होती है तो आपकी कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। तो सो इट शोज द चेंजिंग बिटवीन द कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है। नाउ there is a equation of consumption where C stand for consumption is equal to A stand for autonomous consumption plus B stand for marginal propensity to consume and YD stand for disposable income. Okay, so it is the equation of consumption function. This suggests consumption is primarily determined by the level of disposable income. Higher disposable income leads to the higher consumer spending. ठीक है, जितना ज्यादा आपकी डिस्पोजेबल इनकम होगी तो उतनी ज्यादा आपकी कंज्यूमर की स्पेंडिंग होगी। लेट्स सपोज कि आपके पास जो इनकम मिली है आपको आफ्टर रिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, तो वो बहुत ज्यादा है, तो आप उतनी ज्यादा इनकम से उतनी ज्यादा ही स्पेंडिंग करोगे, ठीक है। This model suggests that an income rises, consumer spending will rise. ठीक है, however, spending will increase at a lower rate than income. ये भी बता रहा है कि आपकी जिस तरह से इनकम इंक्रीज होगी उसी तरह से स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी, बट उसका प्रोपोर्शन वो सेम नहीं होगा जिस रेट से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, बल्कि लोअर होगा कंपैरेटिवली इनकम रेट, ठीक है। At low income, people will spend a high proportion of their income. The average propensity to consume could be 1 or greater than 1. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लो इनकम ग्रुप से, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो हाई होगी। क्यों? लेट सपोज एक पर्सन है जिसकी लो इनकम है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज, ठीक है। अब उसकी डेली जो बेसिक जो ऑटोनोमस उनकी जो कंजम्पशन की स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो 20,000 रुपीज है वो पूरा का पूरा 20,000 रुपीज या तो यूटिलाइज कर लेगा अपने एक्सपेंसेस में, या हो सकता है उसको बोरो करना पड़े और उसके एक्सपेंसेस 20,000 से भी एक्सीड कर जाए, 25,000 हो, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है, एट द लेवल ऑफ लो इनकम ग्रुप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कुछ भी सेव नहीं कर रहा, वो इस एबल ही नहीं है कि वो कुछ सेव करे, बिकॉज हिज इनकम इज टू लो कंपैरेटिवली हिज एक्सपेंसेस, सो दैट्स व्हाई हिज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज
will be equal to 1 or greater than 1. ठीक है, इक्वल टू 1 उस वक्त होगी जब आपकी जितनी इनकम है 20,000 आप पूरी की पूरी कंज्यूम कर लोगे, then your average propensity to consume will be equal to 1. And if your income is 20,000 but your expenses is 25,000, so in this case your average propensity to consume will be greater than 1. Okay, this means that people spend everything they have. When you have low income, you don't have the luxury of being able to save. You need to spend everything you have an essential. यहाँ वो बता रहे हैं कि एक लो इनकम ग्रुप है, उनको इतनी सहूलत ही नहीं होती कि वो सेव कर सकें अपनी इनकम में से, क्योंकि उनकी जो भी इनकम होती है पूरी की पूरी या हो सकता है उससे भी ज्यादा कंजम्पशन के लिए जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं. However, an income rises, people can afford the luxury of savings, a higher proportion of their income. Therefore, as increased income, spending increases at a lower rate than disposable income. People with high income have a lower average propensity to spend. अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो फिर आपको ये लग्जरी हासिल है कि आप उससे जो है सेविंग भी कर सको. ठीक है, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों की इनकम हाई होती है उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होती है वो लो होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट सपोज उनकी 200,000 जो है वो सैलरी है, उसमें से उन्होंने 50,000 या लेट से 100,000 उन्होंने यूज कर ली, बाकी के रिमेनिंग रेस्ट ऑफ दी 100,000 रुपीज जो है दे कैन सेव इट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है कंपैरेटिवली पुअरर्स. There are some determinants of consumption function. So first one is real income. Real income is the basic factor which determines the community's propensity to consume. When real income of the community increases, consumption expenditure also increases but by a smaller amount. ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि रियल इनकम, जैसे मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया क्या होती है, तो रियल इनकम जब आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी रियल कंजम्पशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, बट वो उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होगी जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम इंक्रीज हुई होगी. गॉट इट? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, if there is an unequal distribution of wealth in a country, the consumption function will also be unequal. People will be low income group have high propensity to consume and rich people have low propensity to consume. कह रहे हैं वो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अगर हम इसकी बात करें और वो अगर अनइक्वल है, लाइक पुअर्स होते चले जा रहे हैं और रिचर्स जो है वो रिचेस्ट होते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है. ठीक है, यहाँ क्या होगा, जो लो इनकम ग्रुप पीपल्स है उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगी और जो हाई इनकम ग्रुप है उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो होगी. ठीक है, क्योंकि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस पर डिपेंड कर रही है कि आप कितना सेव कर रहे हो. तो रिचेस्ट जो है वो ज्यादा सेव करते हैं और जो पुअर्स होते हैं वो तो शायद सेव ही नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइजेस. अच्छा, if people expect prices are going to rise in near future, they hesitate to spend large sum out of a given income. Just after the promulgation of first martial law in our country, so we can say that when prices are expected to be high in future, the propensity to consume increases or the consumption function shifts upward. अगर हमें लगता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीज होगा, हमारे जो इकोनॉमी है उसमें प्राइसेस हाई हो जाएंगी, तो हमारे जो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी. हम चाहेंगे अभी हम हर चीज खरीद कर रख लें, ऐसा ना हो इन फ्यूचर वो प्राइसेस ज्यादा मिले उसकी हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट इज चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी. टैक्सेस आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इफ द नेचर ऑफ टैक्स इज सच दैट दे डायरेक्टली अफेक्ट द पीपल of poorer family and reduce their income, then propensity to consume is high. And if rich persons are not taxed a progressive rate and they accumulate more wealth, then the propensity to consume is low. ठीक है, वो ये भी बता रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी किस तरह से अफेक्ट करती है कंजम्पशन फंक्शन को. अगर आपका टैक्सेस रेट जो है वो इस तरह से है कि पुअरर्स और जो रिचेस्ट है सबको एक जैसा टैक्स पे करना है, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उनकी इनकम जो है वो टैक्सेस पे ऑफ करने में भी चली जाएगी, बाकी की इनकम उनकी कंजम्पशन गुड्स में चली जाएगी. देन दे हैव द हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, बट
अगर मैं उन पे आपसे बात करूं रिचेस्ट की, तो रिचेस्ट का क्या है कि अगर उनकी सेम प्रोपोर्शन से उनको टैक्स पे करना है तो एक छोटी सी अमाउंट उनकी टैक्स पेमेंट में जाएगी, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे होगा ये कि उनको जो है टैक्स जो भी वो वॉट एवर पे करेंगे उसके बाद कंज्यूमर गुड्स जो भी होते हैं उसको यूटिलाइज करेंगे, देन दे हैव द इनफ मनी फॉर द सेविंग पर्पज. सो इन दिस वे वी कैन से दैट फॉर द रिचेस्ट पर्सन द प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इज लो. ठीक है. Now the availability of no the change in interest rate. As I told you before that interest rate is also affected the consumption function. How? If the interest rate is high in the economy, so people divert to save their money instead of consume it. ठीक है. Or if there is the low interest rate, so people divert to consume more than the saving. ठीक है. Now the next one is availability of goods. बेटा अगर गुड्स आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड है वो इजीली अवेलेबल है एवरीवेयर, सो योर प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन विल बी हाई. और इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इज स्केर्स और इज लो, सो योर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लो. ठीक है. Now the credit facility, if there is the cheap credit facility available everywhere in your country, so your propensity to consume will be high. ठीक है. अगर आपके पास इजीली और चीपली आप क्रेडिट जो है वो गेट कर सकते हो, then your propensity to consume, your diversion toward the consumption will become high. ठीक है. Now the next one is higher living standard. If the real income of the people increases in the country and people adopt the use of new products like television, washing machine, refrigerator, cars, etc., the consumption function is high. ठीक है. कि अगर आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास जो लोग हैं उनकी इनकम इंक्रीज हुई है, जिससे उनकी क्या हो रहा है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बेटर कर रहे हैं, वो जो चीजें यूज नहीं करते थे वो कर रहे हैं, वो टेलीविजन की बजाय उन्होंने एलसीडी एलईडी लगा लिया है, फैंस के बजाय उन्होंने एसीज लगा लिए, इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया. गॉट इट. Now there is the difference between consumption and consumption function. Here I have pasted a graph also. You can see that in this graph, on y-axis there is the consumption and on x-axis there is the income. ठीक है. And this arrow shows the consumption line. ठीक है. You can see that if when the income is of rupees 100, so consumption is of rupees 150. ठीक है. Then when the income becomes 200, the consumption becomes 200. And then when income becomes 300 rupees, the consumption becomes 250 rupees. And in this way it's go on. ठीक है. So बेटा ये जो आपके पास कंजम्पशन पॉइंट टू पॉइंट शो कर जा रहा है, ये सिंगल पॉइंट में इसे कंजम्पशन करेंगे, बट फॉर द होल ग्राफ वी कैन से इट द कंजम्पशन फंक्शन. ठीक है. कंजम्पशन जस्ट ओनली डिफाइन यू अबाउट अ वन सिनेरियो दैट हिज इनकम इज लाइक 100 रुपीज और इसकी कंजम्पशन जो है वो 150 है. इसका मतलब है कि इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1. ठीक है. लेकिन होल कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या डिफाइन कर रहा है कि आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, यानी इंक्रीज वो भी हो रही है बट नॉट फॉर द विद द सेम रेशियो एज द इनकम इंक्रीजेस. ठीक है. यानी आप देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट में जो है 100 रुपीज इनकम थी तो 150 जो है वो कंजम्पशन थी. दैट मीन्स कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 थी. लेकिन अब लास्ट पॉइंट में देखो कि अब आपकी इनकम 500 हो गई और आपकी कंजम्पशन 350 है, मतलब 150 रुपीज से लेसर है. ठीक है. इसका मतलब है कि आपकी एवरेज या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो लेस देन 1 है. ठीक है. सो हम किस तरह से डिफरेंस इसका बता सकते हैं, हम इस तरह से बता सकते हैं, अ पॉइंट इन द कंजम्पशन कर्व डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन. यानी एक पॉइंट जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, कंजम्पशन को, बट द होल graph, the consumption curve gives a whole set of consumption level at different level of income. The whole graph is showing the consumption function as well. ठीक है. Now there are some concepts of consumption propensity to consume. What are they? They are, the first one is average propensity to consume and the second one is marginal propensity to consume. Okay. So what are they? I will explain it to you in details. Average propensity to consume.
The average consumption या aggregate consumption expenditure out of the aggregate income is known as the average propensity to consume, which is denoted by APC. ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि आपकी कंट्री की पूरी एग्रीगेटेड जो कंजम्पशन है ड्यूरिंग द ईयर उसको आप डिवाइड कर दो पूरे इकोनॉमी की एग्रीगेट इनकम से, देन यू विल गेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम. Like you can see in this formula, APC stands for average propensity to consume, which is equal to consumption divided by income. ठीक है, now let me explain it to you in with the example. Suppose that the income level is 100 million. Out of this, consumption is rupees 80 million. On the consumption function as shown in the following. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अगर 100 मिलियन आपकी इनकम है और कंजम्पशन आपकी 80 मिलियन है, तो आपको पता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है आपके पास वो 0.8 आ रही है, विच इज लेस देन 1. ठीक है, यानी आपकी इनकम 100 मिलियन थी, आपने उसमें से 80 मिलियन कंज्यूम किया है, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 है. दिस इज सो बिकॉज as income increases, consumption also increases, but remain less than the increase in income, and the gap of savings widen at higher level of income. You can see that the distance between 100 to 80 million is 20, which is a consumer can use for saving purpose. ठीक है? Now, the another one is marginal propensity to consume. Income and consumption are both variables. When income changes, consumption also changes. Thus, the marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to the change in income. ठीक है, अब वो आपको बता रहे हैं कि इनकम एंड कंजम्पशन दोनों ही एक वेरिएबल है और इनकम कंजम्पशन किस पे डिपेंडेंट है? इनकम पे. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी. बट जो ये मार्जिनल का वर्ड है ये आपको चेंज को शो करता है. ठीक है, कि अगर आपकी इनकम इस साल जितनी थी और आपकी कंजम्पशन थी, तो नेक्स्ट ईयर आपकी जो इनकम है और कंजम्पशन होगी उन दोनों में क्या चेंज है? दैट चेंजिंग शोइंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, सो here is the formula. MPC stand for marginal propensity to consume, which is delta. There is the delta which shows the change. So delta C stand for consumption divided by delta Y stand for income. Now let me explain it with example to you. If the income level in a country increases from 100 million to 120 million, अगर income increase होती है 100 million से 120 million पे, and consumption increases from 80 million to 90 million, और consumption आपकी increase हो रही है अगर 80 से 90 million में, so there is the difference. अब आप किस तरह से लिखोगे? आपने MPC का फॉर्मूला लगाया जिसमें आपने देखा कि कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है 80 और 90 में 10 का, और आपके पास इनकम में कितना चेंज आ रहा है 100 माइनस 120 में 20 का. ठीक है, देन यू विल डिवाइड इट एंड देन यू गेट 0.5. ठीक है, विच इज लेस देन 1. इसका मतलब क्या है? आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लेस देन 1 है, 0.5 है, और बाकी की 0.5 क्या हो सकती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो सकती है. सही है. This is because as there is the change in the level of income, so the level of consumption also changes. ठीक है? Now I also explain it to you with the table. You can see in this table there are 4 columns. First one is for income. Second one is showing consumption. ठीक है? Third one is showing average propensity to consume, and fourth one is showing marginal propensity to consume. So when your income is 1000 rupees, your consumption is 950 rupees, and there is the average propensity to consume 0.95. ठीक है? And in the next scenario, you can see that your income rises from 100 rupees and your consumption also rises, and the average propensity to consume becomes 0.92. In this way, you can see that there is the marginal propensity to consume. ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि आपने क्या किया कि आपने कंजम्पशन का डिफरेंस लिया, 950 में से 1020 को माइनस करके 70 आया. इसी तरह से 1000 इनकम में से 1100 इनकम का डिफरेंस लिया जिसमें आपके पास 100 आए. देन यू हैव डिवाइडेड इट and you get 0.70, which is marginal propensity to consume, that is less than 1. ठीक है, and in this way you have to solve the whole chart. ठीक है, now
When we are talk about the propensity to consume, so there is the also another one concept about the saving, which is the marginal propensity to save or average propensity to save. ठीक है, so there are two concepts. Let me explain it in detail. First one is average propensity to save. बेटा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम जो होती है उसमें से दो पार्ट होते हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है. मीन्स कि आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा कंज्यूम करते हो और कुछ सेव करते हो. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेविंग. It is the amount of aggregate saving out of the aggregate income, or in short it is the ratio of saving to income. ठीक है, वो आपको बता रहे हैं कि एक कंट्री में विद इन अ ईयर जो है जो भी तमाम एग्रीगेट सेविंग्स हैं उनको अगर आप डिवाइड करोगे तमाम एग्रीगेट इनकम से, then you will get average propensity to save. As you can see in this formula, APS stand for average propensity to save, S stand for saving, and Y stand for income. सही है. Let me explain it in with the example. If the national income is rupees 100 million and saving is rupees 20 million. ठीक है, अगर वो कहते हैं कि आपकी नेशनल इनकम 100 मिलियन है और सेविंग आपकी कितनी है 20 मिलियन है, इसका मतलब क्या है 80 मिलियन आपने जो है वो कंज्यूम किया है. ठीक है, सो by the formula you can by using this formula you can get the answer of 0.2 which is less than 1. इसका मतलब क्या हुआ, average propensity to save is also less than 1. ठीक है, and further you can see that there is the formula APS plus APC is equals to 1. That means average propensity to save plus average propensity to consume, इन दोनों को जब प्लस करेंगे देन द आंसर विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, लेट्स सपोज अब ऐसा होता है अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मालूम करने को बोले वो. ठीक है, और आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो गिवन कर दे. ठीक है, नाउ सपोज दैट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, सो यू कैन इजिली गेट द आंसर. ठीक है, किस तरह से कि आप क्या करोगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जो है इज इक्वल्स टू किस साइड ले जाओगे, देन इट विल बी इन द माइनस फॉर्म. ठीक है, लाइक इन दैट वे. सही है, उसके बाद आप 1 से 0.8 को जब डिडक्ट करोगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.2. ठीक है, विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. Now here is the marginal propensity to save. Income and savings are both variable and the ratio of change in savings to the change in income is called marginal propensity to save. ठीक है, वो आपको बता रहे हैं as I told you that marginal is showing the changes. So savings में कितनी changes आ रही हैं year to year और month to month. ठीक है, तो वो ये आपको show करते. And it there is the formula of it. Marginal propensity to save is equals to change in saving divided by change in income. Let me explain it to you with example. Suppose that the national income increases from 100 million to 120 million. ठीक है, सपोज करें कि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है 100 से 120 मिलियन पे, यानी देयर इज द डिफरेंस ऑफ 20 मिलियन, एंड दैट सेविंग इंक्रीजेस फ्रॉम 10 मिलियन टू 30 मिलियन, और सेविंग्स आपकी इंक्रीज होती है 20 मिलियन से 30 मिलियन, यानी देयर इज द डिफरेंस ऑफ 10. So you just simply put the value 10 divided by 20, you can get the answer 0.5, which is the marginal propensity to save. ठीक है, in this way we can use the another way, since marginal propensity to save plus marginal propensity to consume is equal to 1. ठीक है, और अगर आपको ये मालूम करना हो कि marginal propensity to save क्या है और आपको marginal propensity to consume दिया हुआ हो, like in that way, suppose marginal propensity to consume is 0.5, so you can use this formula and you will get the answer that marginal propensity to save is 0.5. ठीक है, now there are some assumptions regarding the psychological law of consumption which Keynes has given to us. तो हम first of all before explaining you the law of consumption, I would like to explain you the assumption. First one assumption is consumption depends only on income. ठीक है, जैसे हमने पहले भी बहुत दफा बात कर ली है इसके बारे में कि कंजम्पशन जो है डायरेक्टली किससे पे डिपेंडेंट है, इनकम पे. This means that a change in consumption level occurs only due to a change in income. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन का लेवल उसी वक्त चेंज होगा जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. ठीक है,
There is no drastic fluctuation in the economy of a country due to natural calamities or cyclones. In other words, no hyperinflation take place. Like वो कहते हैं केन्स के there is no hyperinflation take place due to the natural calamities or cyclones etc. ठीक है. Now, third is laissez-faire. Laissez-faire, I told you that the market forces which operate the market, there is no intervention of government. So, laissez-faire capitalism is assumed for the economy and the people are free to consume and save. तो वो ये भी assume करते हैं कि people free हैं to consume and save. There is no restriction by government to save the specific percentage or consume specific percentage. There is no any requirement like that. People are free to save and consume. ठीक है. Fourth is the economy is assumed to be a closed economy. बेटा क्लोज इकोनॉमी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था क्या होती है. वो इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग ना हो, that economy is called closed economy. So Keynes assumed that economy is the closed economy. Now, finally, here is the law of consumption. Psychological law of consumption by Keynes. Keynes put forward a psychological law of consumption, according to which an income increases, consumption also increases, but not by as much as the income increases. ठीक है. केन्स कहते हैं कि इनकम जब इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट वो उस प्रोपोर्शन से नहीं होती जिस प्रोपोर्शन से जो है आपकी इनकम इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1. इसका मतलब क्या है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी वो लेस देन 1 होनी चाहिए. ठीक है. While Keynes recognized that many subjective and objective factors, including interest rate and wealth, influence the level of consumption expenditure, he emphasized that it is the current level of income on which the consumption spending of an individual and the society depends. ठीक है. वो यही कहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या डिटर्मिनेंट्स मैंने आपको पहले भी डिस्कस किए हैं अबाउट इंटरेस्ट रेट और वेल्थ एक्सेट्रा, तो वो तमाम होने के बावजूद एम्फेसाइज इसी चीज पे कि इनकम जो है वो टोटली जो है बेस्ड कर रही है या कंजम्पशन बेस्ड करती है इनकम पे. whenever your income increases so your consumption increases, and when your income decreases so your consumption will also be decreased. सही है. The consumption is the function of income in this way. ठीक है. Hopefully all the concepts have been clear to you.